ये है पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी। इससे पहले के 2 पार्ट्स और हैं। आप अगर इस वीडियो पे हैं तो इसके पहले वाले पार्ट्स जो हैं उसे ज़रूर देखिए ताकि आगे का जो स्पिरिचुअल विजडम और ये स्टोरी है आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब कहानी में ये होता है कि अपर्णा जो है धीरे धीरे एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। वो 2 बार ये विजिट्स कर चुकी है और अब जो मैं बताने वाली हूँ वो अपर्णा की 3rd एस्ट्रल विजिट है मनीष से मिलने के लिए। अब अपर्णा का पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ अपने वाइब्रेशन पे रहता है, अपनी एनर्जी को बचाने में रहता है, क्योंकि वो ये समझ गई है कि उसके वाइब्रेशन में चेंज आते ही मनीष उससे दूर हो जाएगा, वो मनीष तक नहीं पहुंच पाएगी। और सोल लेवल पे जो अट्रैक्शन होता है ना, वो इस लेवल का होता है कि आपको सांस नहीं लेने देगा वो, अनटिल अनलेस आप उस सोल्स की इच्छा से आप अपने आप को अलाइन नहीं कर लेते। एक बार जब इंसान की सोल एक्टिवेट हो जाती है और वो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ज़्यादा ही इंटेंस होती है। अपर्णा की हालत ये हो गई थी कि वो फिजिकल वर्ल्ड में थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन जो उसका अंतर मन था, जो उसकी बाकी की एनर्जी बॉडीज थी, वो अलग काम कर रही थी। और अपर्णा का ज्यादातर फोकस इन्हीं एनर्जी बॉडीज पे था जो कि एस्ट्रल रियलम्स में जाने के लिए काम में आता था। वो लगातार यही कोशिश करती थी कि कैसे वो अपनी स्किल्स को एनहांस करे, जिससे कि ये एक्सपीरियंसेस उसे और अच्छे से हो सके, ज्यादा टाइम तक हो सके। अभी वो इस लेवल तक नहीं पहुंची थी कि वो बहुत ज्यादा देर तक उस रियलम में रह सके। बहुत छोटे छोटे वक्त के लिए रह पाती थी और वो भी कुछ ऐसे टूटा सा फोकस रहता था, लेकिन रहता था। और थैंकफुली उस टाइम तक फोन और इंटरनेट अवेलेबल थे, यूट्यूब अवेलेबल थे, गूगल अवेलेबल थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे रिसर्च करके उसको टूल्स मिलने लग गए जिससे वो अपने रास्ते में आगे बढ़ सकती थी। क्या होता है, आपने भी ये महसूस किया होगा, हमारे जो फोन्स होते हैं, टीवी है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, ये एक तरह के पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे हमारे स्पिरिट गाइड्स या किसी और दुनिया से अगर हमें कोई कम्युनिकेशन आता है तो इस तरह की डिवाइसेस स्पिरिट गाइड्स के लिए और दूसरे रियलम के लोगों के लिए हम तक पहुंचाना बहुत इजी होता है। वो इन डिवाइसेस को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली उनके थ्रू मैसेज दे सकते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप कुछ यूट्यूब खोलें या आप कुछ भी खोलें, अचानक से कोई ऐसा वीडियो आएगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी उस टाइम, और आपको अपना आगे का लाइफ का डायरेक्शन मिल जाएगा, या कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट आ जाएगी, या कहीं और से कोई पोस्ट आ जाएगी जो आपको आपके फ़ोन में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दिखाई देगी। अपर्णा के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन अब तक वो ये नहीं जानती थी कि वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। ये अभी तक उसे नहीं पता था। उसके फ़ोन का जो पूरा एक्सेस है वो मनीष के पास था, क्योंकि उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें आने लग गई जिसके कभी भी उसने वर्ड्स तक नहीं सुने। ऐसी स्पिरिचुअल टर्म्स उसके फ़ोन में अचानक से पॉपअप होती या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पॉपअप होती जो कभी उसने सुनी ही नहीं थी, ना ही उसे पता था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पाथ में आ चुकी थी तो वो इन सबको धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगी, और ये सारी चीज़ें मनीष के थ्रू ही उसके पास आती थी। उसे 50% ये एहसास था कि ये मनीष ही उसे फ़ोन के थ्रू
उस तक भेज रहा है, लेकिन क्या है ना कि लॉजिकल माइंड इंटरफेयर करता है, तो 50% हम नहीं भी मानते। तो वो ऐसे ही कहती थी कि आ गया होगा ऐसे ही, लेकिन ये एक ऐसे ओक्स कह सकते हैं, ये ऐसे पोक्स थे जो उसे लगते थे, टाइम टू टाइम उसे दिए जाते थे। इस तरह के मेडिटेशन से और धीरे धीरे मनीष के साथ एस्ट्रल रियलम में थोड़ा थोड़ा ही टाइम स्पेंड करते करते मनीष की और अपर्णा की एनर्जी बहुत ज्यादा कनेक्ट होने लग गई थी। अब ऐसा था कि अगर अपर्णा मेडिटेट नहीं भी कर रही तब भी वो मनीष से बात कर सकती थी, लेकिन वो तो कह सकती थी, लेकिन मनीष जो कहना चाहता है वो उससे नहीं ग्रैस्प कर पाती थी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का इंटरफेरेंस काफी था। सोल लेवल के कम्युनिकेशन में, सोल लेवल में इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए आपको एक अलग ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे होना पड़ता है, जहाँ पे आपके थॉट्स, खुद के थॉट्स शांत हों। कॉन्शियस माइंड भी नहीं और अनकॉन्शियस माइंड भी उन थॉट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसके बाद ही आप कोई सोल लेवल का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। तो वो उससे कुछ कहना होता था तो वो कह तो देती थी, मन में वो कह देती थी और उसे पता होता था कि मनीष तक पहुंच गया, लेकिन मनीष क्या कहना चाहता था ये वो ग्रैस्प नहीं कर पा रही थी अभी भी। नित्य निरंतर उसका प्रयास चालू था, घर में अपना काम करके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो करके, घर में छोटे मोटे जो झगड़े होते रहते हैं उनसे अपने आप को निकाल के साइड में करके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को बचा के रखती थी कि उससे मेडिटेट करना है। अब जो घर वाले होते हैं वो इतना नहीं कर सकते कि अगर कोई इतना घंटा मेडिटेशन में है तो क्यों है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अपर्णा ने एक समझदारी ये की कि उसने, वो जिस जर्नी में थी उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, किसी से शेयर नहीं किया, उसने उसकी गट फीलिंग नहीं मान रही थी, उसने नहीं किया। तो खाना खाने के बाद में लंच टाइम में जो एक थोड़ा सा आराम का वक्त रहता है वो अपर्णा का मनीष से मिलने का वक्त होता था, और उसके अलावा जो बाकी का वक्त होता था वो रात में होता था, सोने से पहले। इस टाइम पे वो अपना एस्ट्रल प्रोजेक्शन कंप्लीट करती थी और इस टाइम पे अपनी स्किल्स को वो एनहांस करती थी। अब जो थर्ड एस्ट्रल मीटिंग अपर्णा की हुई, उसने मेडिटेट करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने आप को शरीर छोड़ के ऊपर ले जाना शुरू किया। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाती है, तो अब उसे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी पहले जैसे। मनीष उसे बीच में ही कहीं मिल जाता था तो उसे पता चल जाता था कि अपर्णा की, उसकी जो एनर्जी है, जो अपर्णा की एनर्जी है उसमें किसी का इंटरफेरेंस हुआ है, या जैसे कोई सामने आ गया, वो मनीष की ही एनर्जी होती थी। तो वो समझ जाती थी कि हाँ अब एक बैलेंस मेरा बन रहा है इस लेवल पे और अब यहाँ से मुझे आगे जाना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना मनीष के साथ शुरू करती थी और अब मनीष अपर्णा को बहुत अच्छे से सपोर्ट करने लग गया था, उसे ऊपर लेके आने में। एक बिल्कुल, आपने सुना है कि ट्विन फ्लेम्स में एक एनर्जेटिक टाई होता है, या आपने अगर देखा हो कि आप अगर मेडिटेट भी कर रहे हैं या किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो एक एनर्जेटिक बॉन्ड सा बन जाता है। जैसे आप मानिए कि अगर दो लवर्स हैं या कोई मदर डॉटर हैं, वो अगर साथ में चलते हैं तो वो हाथ पकड़ के चलते हैं। तो हाथ पकड़ना क्या है, एक एनर्जेटिक कनेक्शन है दोनों के बीच की, दोनों को साथ आगे जाना है। तो इसी तरह से अपर्णा का और मनीष का एक एनर्जेटिक टाई हो जाता था। अब अपर्णा को ये बेनिफिट होने लग गया कि अगर उसकी कॉन्शियसनेस कहीं बीच में इधर उधर भटकती थी तो मनीष उसे हैंडल कर लेता था और उसे अपने साथ ही लेते हुए वो आगे जाता था कि वो इधर उधर भटके ना। जैसे होता ना कि सपोज हम मेडिटेट कर रहे हैं, ख्याल बहुत सारे आ रहे हैं तो हमारा फोकस ड्रिफ्ट हो जाता है। तो अब अपर्णा की ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई थी। जैसे ही कॉन्शियसनेस इधर उधर होती, मनीष उसे हैंडल करता और उसको एनर्जेटिक लेवल पे धीरे धीरे वो आगे के डिमेंशंस में लेके जाता।
अपर्णा को अभी सिर्फ यही पता था कि उसको मनीष का प्यार चाहिए, उसे उसके साथ रहना है, उसे उसका साथ चाहिए कैसे भी हो। उसे ये नहीं पता था कि वो किस डायमेंशन में स्टेप कर रही है और यहाँ पे किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। वो किस किस एंटिटीज के लिए या नेगेटिव एंटिटीज के लिए वो काफी वल्नरेबल हो सकती है, उस पर अटैक्स हो सकते हैं। अपर्णा को ये सब कुछ नहीं पता था, लेकिन मनीष को हर चीज का पता था। तो मनीष हर उस वक्त अपर्णा के साथ साथ ही रहता था पूरे मेडिटेशन में। उसने पूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी कि शरीर से जैसे ही ये बाहर निकलेगी मैं इससे लूंगा, और दोनों साथ में जाते और मनीष तब तक उसके साथ रहता जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके अपर्णा वापस एनर्जेटिकली अपने शरीर में नहीं आ जाती। मनीष ये पूरी पूरी श्योरिटी रखता था कि वो उसे वापस ड्रॉप करता था, ऑलमोस्ट ऐसा कि ड्रॉप करता था उसे सेफली अपने शरीर में, जब तक वो वापस अपने सेंसेस में पूरी तरह से नहीं आ जाती तब तक वो रहता था। अब अपर्णा जैसे अर्थ से दूसरे डायमेंशन में जा रही थी, मनीष भी वहां से अर्थ के डायमेंशन पे आ रहा था अपर्णा को छोड़ने, और इसके अलावा पूरा 24 आवर्स अपर्णा की एनर्जी का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि अपर्णा के साइकिक सेंसेस खुल गए थे जिसका अपर्णा को बिल्कुल अता पता नहीं था, पर उसके साइकिक सेंसेस खुल गए थे। उसकी थर्ड आई काफी एक्टिव हो गई थी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लग गई थी, और जब बॉडी से बाहर अगर कोई ऐसी एनर्जी निकलती है तो वो डार्क एंटिटीज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। मनीष इसका पूरा पूरा ध्यान रखता था। इस पॉइंट पे अपर्णा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे अपर्णा को ये सब कुछ पता चलने लग गया। धीरे धीरे मनीष ने ही उसे नॉलेज देना शुरू किया वीडियोस के थ्रू, राइटअप्स के थ्रू, कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखना है, अपने आप को इतना ज्यादा ओपन नहीं रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे अपर्णा को इन बातों का नॉलेज आने लग गया, पर जब तक नहीं था तब तक मनीष उसका प्रोटेक्टर था। और मनीष ऑलमोस्ट 24 आवर्स, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, वो उसकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता ही रहता था, बिल्कुल जैसे एक पहरेदार होता है ना, उस तरह से वो अपर्णा को प्रोटेक्ट करता था। सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है इस टाइम पे वो रात में होता है, जब हमारे डिफेंसेस डाउन होते हैं, हम सो रहे होते हैं। उस टाइम पे साइकिक अटैक्स, डार्क एंड एनर्जीज बहुत ज्यादा घर करती हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मनीष पूरी रात अपर्णा के साथ ही रहता था। मनीष की प्रेजेंस अपर्णा के रूम में ही रहती थी। ऑफ कोर्स अपर्णा मैरिड थी तो और भी लोग होते थे, बट और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपर्णा को जरूर पड़ता था। तो अपर्णा को पता होता था कि वो है, पूरी रात उसके साथ रहता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अब जो थर्ड एस्ट्रल विजिट होती है, अपर्णा धीरे धीरे इन विजिट से कंफर्टेबल हो जाती है, पर होता है कि उसे डर भी लगता है, लेकिन उसको ऑप्शन भी नहीं होता कुछ भी आगे बढ़ने के अलावा। थर्ड एस्ट्रल विजिट में मनीष उसे एक अलग डायमेंशन में लेके जाता है, जहाँ पे वो जब वहाँ पहुँचती है तो वो खुद को देखती है, तो उस टाइम उसने एकदम वैसे ही कपड़े पहने होते हैं जैसे वो मेडिटेशन में बैठी हुई होती है, उसी तरह से। तो वो जो डायमेंशन है एकदम अर्थ के जैसा ही दिखाई देता है, पर अर्थ नहीं होता। एक नेचर की बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे वो उसे ले जाता है, और वो देखती है वहां पे कि कुछ दो तरह के लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है काफी अलग है। ये जो बीइंग्स हैं ये अर्थ के बीइंग्स नहीं है, कोई और बीइंग्स हैं, और
सारे बीइंग्स का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है, सब अलग अलग है। और ये जो दो एनर्जीज हैं, एक मेल और एक फीमेल, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बने हुए हैं। और ये जो पेयर्स हैं ये आपस में मर्ज हो रहे हैं। और मर्ज होना मतलब ऐसे नहीं कि बस दो रोशनियां आ गई और एक साथ मर्ज हो गई, नहीं। इनको इनका मर्ज होने का एक पैटर्न दिखाई दिया। एक सर्टन पैटर्न में ये दोनों मेल फीमेल जो है मर्ज एक दूसरे में हो रहे थे। ऑलमोस्ट ऐसे कि एक दूसरे को उन्होंने थाम रखा हो, पकड़ रखा हो, और उसी में ही इनका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा हो। जस्ट एक टच से उनका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा हो। और इस तरह से ये जो बीइंग्स हैं धीरे धीरे एक पैटर्न में मूव कर रहे थे। इस पैटर्न में बहुत सारे ये जो बीइंग्स थे ये सब एक ही पैटर्न में मूव कर रहे थे और मर्ज हो रहे थे। काफी स्लो और पीसफुल ये प्रोसेस था। अपर्णा ने ये सब कुछ बहुत अच्छे से देखा। ऑफ कोर्स बीच में अपर्णा को लगा कि ये उसका इल्यूजन है या वहम है, लेकिन उसी टाइम मनीष ने अपर्णा की कॉन्शियसनेस को पकड़ लिया और उसे फोकस करवाया। तो अपर्णा और अच्छे से देख पाई। तब उसने महसूस किया कि इस जगह की एनर्जी क्या है, इस जगह की वाइब्रेशन क्या है। ये एक प्योर अनकंडीशनल लव की दुनिया थी। और अनकंडीशनल लव की जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानी जाती है स्पिरिचुअलिटी में। इन दोनों बीइंग्स को और इस तरह के बहुत सारे बीइंग्स को देखते देखते वो ये समझ गई कि एक मेल के लिए एक फीमेल है और उसी फीमेल के लिए वो एक ही मेल है। ये इंटरचेंज नहीं हो सकते। वैसे तो इसके कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं। ये ट्विन फ्लेम का स्पिरिचुअल विजडम काफी आगे तक जाता है, लेकिन उस टाइम जो अपर्णा ने देखा वो ये था, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ये थी। और धीरे धीरे उस जगह की वाइब, उसकी एनर्जी अपर्णा को टच करने लग गई। उसे बहुत डीपली उसे फील होने लग गया ये सब कुछ। मनीष ने कहा उसे उसी वक्त, जब क्या होता है कि एस्ट्रल मीटिंग होती है ना, तो ज्यादातर वर्ड्स का कम्युनिकेशन नहीं होता, सिर्फ एक वाइब्रेशन और एनर्जी का कम्युनिकेशन होता है। तो सुनाई नहीं देता, लेकिन आप सेंस कर लेते हो कि आपको कोई क्या कहना चाहता है। तो मनीष और अपर्णा की इस तरह बातें होती थी। मनीष उसे वाइब्रेशन के थ्रू बात करता था और अपर्णा वर्ड्स के थ्रू करती थी एस्ट्रल प्लेन्स में। मनीष ने उसे एनर्जेटिकली कहा कि मैं यहाँ कभी नहीं गया। तो अपर्णा सरप्राइज हो गई। उसने मनीष की तरफ देखा। इससे पहले कि अपर्णा कुछ पूछती, मनीष ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सुन के अपर्णा को मानो कोई खुशी भी नहीं हुई, कुछ एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन ये शब्द डायरेक्ट उसकी सोल को अटैक कर गए। ये सब कुछ सुन के तो उसे खुश होना चाहिए था, पर सोल लेवल की हैप्पीनेस ऐसी नहीं होती जैसे हम लोग अर्थ पे फील करते हैं। वो एकदम अलग लेवल की होती है। मनीष उसे उस पैटर्न के जो लोग थे उसमें बीच में लेके गया और उसने कोशिश की कि अपर्णा की एनर्जी मनीष से मर्ज हो सके। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड अपर्णा इस हाई वाइब्रेशन की लव एनर्जी को सहन नहीं कर पाई
और उसने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ। ऐसा होता है ना कि कभी बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, टू गुड टू बी ट्रू, तो हमें विश्वास नहीं होता, हम ट्रिगर हो जाते हैं। सपोज़ कोई अगर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा हो दुनिया में, तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्यों कर रहा है? इसका सेल्फिश इंटरेस्ट मुझ में क्या है? तो इसी तरह से वहाँ भी हुआ, अपर्णा की जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रिगर हो गई और उसने कहा मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ यहाँ। तो वो मनीष उसे इस पैटर्न से बाहर लेके आ गया, उस घेरे से बाहर ले आया। और इससे पहले कि कुछ होता, कुछ सेंस कर पाते दोनों, अपर्णा ने वहां से भागना शुरू कर दिया। उस डायमेंशन में उसने आगे भागना शुरू कर दिया एनर्जेटिकली। ये सब एस्ट्रल प्लेन्स पे हो रहा है, और एस्ट्रल प्लेन्स पे हमारी जो भागने की स्पीड होती है वो जस्ट इनटू 10 कर लीजिए आप, या उससे भी ज्यादा होती है। वो वहां से भागने लग गई। मनीष ने उसे पकड़ा और कहा कि, बहुत सीरियसली उसने कहा, किरण सॉरी अपर्णा, दूर मत जाओ। लेकिन अपर्णा बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और उसने हाथ छुड़ाया और ज्यादा आगे भागने लग गई वो। और एक सर्टेन लिमिट के बाद आगे भागते ही उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका कंट्रोल ले लिया हो, किसी ने उसकी एनर्जी बॉडी पे कंट्रोल लिया हो, और वो जितना आगे भागी थी उतनी ही डबल तेजी से वहां से उसे हवा में, लिटरली उसकी एनर्जी बॉडी को हवा में मनीष की तरफ फेंक दिया गया, लिटरली फेंक दिया गया। बिल्कुल ऐसा अपर्णा ने फील किया कि उसका कंट्रोल ही नहीं है, और किसी ने उठा के ऐसे फेंका हो जैसे कि हम कचरा फेंकते हैं, इतनी बुरी तरह उठा के उसे मनीष के तरफ फेंक दिया। वो जैसे ही आके मनीष से टकराई तो दोनों को चोट लग गई, मनीष को भी और अपर्णा को भी, और दोनों गिर गए वहीं पे, उसी डायमेंशन में दोनों ही गिर गए। क्योंकि दोनों जैसे ही मिले एक एक करंट सा बहुत तेज जनरेट हुआ, दोनों की ही बॉडी से एक करंट जनरेट हुआ। और इस वक्त अपर्णा की जो बॉडी जो थी उसमें उसे पूरे तरफ टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे थे, उसे करंट महसूस हो रहा था उसकी बॉडी में। पर वो तो बॉडी में थी नहीं, वो तो एस्ट्रल प्लेन में थी। वो दोनों बहुत बुरी तरह टकरा गए, और इसी तरह उसी टाइम अपर्णा कोशिश कर रही थी कि वो बॉडी में आ सके, लेकिन आ ही नहीं पाई, आ ही नहीं पा रही थी, उठ ही नहीं पाई वहां से वो। और मनीष भी कुछ अजीब सी हालत में था। उसने जैसे ही अपर्णा का हाथ पकड़ने की कोशिश की यहाँ एस्ट्रल प्लेन्स में, तो अपर्णा ने वहीं पे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई उसे। ये मैं आपको बता रही हूँ एस्ट्रल प्लेन्स में, असली बॉडी में वॉमिटिंग नहीं हुई, वहां हुई। ये एक रियल कंसेप्ट है एस्ट्रल वॉमिट्स का। तो वहां जैसे ही उसका हाथ पकड़ा अपर्णा ने, वहीं पे ही बहुत सारी उसे वॉमिटिंग हो गई। अब जो वॉमिटिंग है वो अर्थ पे होती है, तो बॉडी से निकलता है वो खाना होता है, तो जो नॉर्मली हम खाते हैं, वहां पे जो वॉमिटिंग उसे हुई वो उसकी एनर्जेटिक बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी जमा थी, जो उसे इस लव की फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं करने दे रही थी, उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल जो उसको ट्रिगर हो गया वहां पे, ये बाहर निकल आया इस वॉमिट में। और फिर आफ्टर 5-7 मिनट्स एस्ट्रल प्लेन्स में ही सिचुएशन नॉर्मल हुई और मनीष भी नॉर्मल हुआ। वो धीरे धीरे फिर अपर्णा को अपने शरीर में छोड़ने के लिए आया। अपर्णा अपने बॉडी में वापस आई। जब तक वो पूरी तरह से आंखें नहीं खोलती और अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं आती, मनीष वहीं उसके साथ ही रहता। अपर्णा ने आंखें खोली तो उसको बहुत अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन एक ही तरफ उसे हल्का भी बहुत महसूस हुआ।
ये हल्कापन उसकी शरीर का नहीं था, ये उसकी पहली बार एक एनर्जेटिक क्लियरिंग थी जो हो गई थी। जो हमारे चक्रास की जो क्लियरिंग है, ये वो हुई थी वहां पे। वो सोचती रही कि क्या हुआ, क्या किया, और उसे डर भी बहुत लग गया। और उसने सोच लिया कि अब मैं कहीं भी एस्ट्रल प्लेन्स में मनीष से दूर नहीं जाऊंगी, मजाक में भी नहीं और वैसे भी नहीं। मनीष ने एनर्जेटिकली उसे इतना कंफर्ट दिया कि अगर कुछ ऐसा होता है जो अपर्णा को अनकंफर्टेबल लगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। इतना भरोसा मनीष ने उसे दिलाया और अपर्णा मान गई। उसे विश्वास था कि ऐसा ही होगा। इस इंसिडेंट के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रल वॉमिट्स का एक कंसेप्ट होता है। जब हमारी एनर्जेटिक बॉडी क्लीन नहीं होती तो उससे माउथ के थ्रू या कोई आउटलेट जो जितने हमारे बॉडी में है, जैसे हमारी बॉडी में एक आउटलेट्स होते हैं, ऐसे ही एनर्जेटिक बॉडीज में भी आउटलेट्स होते हैं, जैसे ईयर्स हो गए, नोज हो गई, और अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहाँ से रिलीज होता है। तो एनर्जेटिक बॉडी में भी इसी तरह से होता है। तब अपर्णा को पता चला कि ऐसा एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, और वो इसके बाद काफी हल्का भी महसूस कर रही थी। मनीष की प्रेजेंस ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा था जब तक वो इस एक्सपीरियंस से पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाती। उसके बाद 1-2 दिन तक उसने मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन इन 1-2 दिनों में उसने एक अलग चीज महसूस की। उसका जो लेफ्ट हैंड है उसमें किसी का हाथ उसे महसूस हो रहा था 24/7। और ये हाथ ऐसे नहीं कि किसी ने टाइटली पकड़ा हो, नहीं, बस एक वार्मथ थी, एक कुछ गरम गरम सा एहसास जो हल्के से उसने हाथ को पकड़ रखा हो, लेकिन वो हाथ का इस दूसरे हाथ से एक एनर्जेटिक टाई था। वो काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, जो जो भी हाथ अपन काम में यूज करते हैं वो कर रही थी, लेकिन ये जो सेंस है ये इसके एनर्जेटिक हैंड में था। और ये जो सेंस है ये इसी तरह, ये मनीष का ही हैंड था जो लगातार 24/7 वो यूज कर रही थी, फील कर रही थी, आई मीन टू से। रात में भी ये हैंड उसने ओपन छोड़ दिया था और रात में भी ये एहसास उसे कंटिन्यू था। रात में उसे ये भी महसूस हुआ कि फिर से कोई उसके दोनों पैरों को हाथ लगा रहा है। ये एहसास एक बार अपर्णा को पहले भी हो चुका था। अब इतने सालों के बाद फिर उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके पैरों को हाथ लगा रहा है। पैरों मतलब जो नीचे के फीट्स होते हैं। वो समझ गई कि मनीष का ही एहसास है और इस बार उसे डिस्कम्फर्ट नहीं लगा। तो जो वार्मथ का सेंसेशन उसे अपने लेफ्ट हैंड में हो रहा था, वही वार्मथ का सेंसेशन उसे अपने पैरों में हो रहा था। मनीष एक्चुअली अपर्णा को हील कर रहा था क्योंकि अपर्णा को एनर्जेटिकली चोट लग गई थी। उसकी एनर्जी बॉडी में उसे चोट लग गई थी उसे। तो मनीष इस तरह से फीट के थ्रू एनर्जी भेज के अपर्णा की एनर्जी बॉडी को हील कर रहा था। और अपर्णा के लिए ये सेंसेशन बहुत रिलैक्सिंग था। अगर हमारी एनर्जी बॉडी पे कोई अटैक होता है या किसी तरीके से कुछ हमें हिट करता है, तो वो बीमारी के रूप में हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाती है। और मनीष उसे एनर्जी बॉडी में ही हील कर रहा था, इससे पहले कि ये चोट जो उसे लग गई थी ये उसकी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती। मनीष ने अपर्णा को ऐसा करके पूरी तरह से हील किया। और ऐसा होता है ना कि अगर फिजिकल वर्ल्ड में कोई हमारे पैरों को हाथ लगाए तो हम मना करते हैं, लेकिन उस टाइम अपर्णा को इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये उसकी हीलिंग हो रही है। तो
3 दिन तक इस तरह से चला। अब और आगे आप सुनिए। अपर्णा फिर से आगे मनीष से मिलने के लिए दूसरे डायमेंशन में गई। अब मनीष और अपर्णा की एनर्जी एकदम साथ साथ थी। अर्थ से ऊपर जाते थे तो साथ जाते थे, और अर्थ से जाके नीचे आते थे वापस बॉडी में तो साथ में ही आते थे। अब वो गई तो एक और अलग डायमेंशन अपर्णा को दिखा, पर उस डायमेंशन में अपर्णा को और ज्यादा ट्रैवल करना था। तो नॉर्मली वो जब एस्ट्रल प्लेन में पहुंच जाती है तो उसे पता चल जाता है, हाँ ये डायमेंशन में मैं आ गई। लेकिन अब वो जहां पहुंची उससे और आगे उसे जाना था, जिसका जो आगे जाने का वे था वो वाटर था। तो मनीष ने उसे वाटर दिखाया। उसने कहा यहां से आगे जाना है। नॉर्मली जो भी कुछ हम यहाँ अर्थ पे करते हैं, जैसे अगर पानी में हमें जाना है तो हमें स्विम करके जाना होगा, लेकिन एस्ट्रल प्लेन्स में हमारी वो बॉडी नहीं होती और अपर्णा को स्विमिंग नहीं आती। तो अपर्णा ने बहुत प्यार से कहा कि मुझे तो पानी में डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। और क्योंकि मनीष ने उसे प्रॉमिस किया था कि जहां भी उसे अनकंफर्टेबल लगेगा हम वहीं रुक जाएंगे, तो मनीष ने उससे पूछा कि अपन किसी के थ्रू चलते हैं। तो एक बोट सी थी, और मैं आपको बताती हूँ जो पानी था वो पानी वाइट था, अर्थ का पानी नहीं था ब्लू, वो पानी वाइट था। और उस पूरे एनवायरनमेंट में सब कुछ वाइट ही था, फॉगी फॉगी सा ही था वो, बिल्कुल ऐसे कि अगर आप उस फॉग में हैं तो आपको आसपास का कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा। तो बहुत फॉगी फॉगी सा था, सब कुछ वाइट था। अपर्णा को वहां पे भी पानी से डर लग रहा था। मनीष ने उसे काफी सपोर्ट किया कि वो ढंग से उस बोट में बैठ जाए। यहाँ पे फिर से मनीष और अपर्णा के जो फिजिकल अपीयरेंस थे, जो एस्ट्रल प्लेन्स में दिख रहे थे, वो चेंज हो चुके थे। तो अपर्णा महसूस कर रही थी इसे, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। उसी के जैसे अपर्णा बोट में कंफर्टेबल हुई तो उसी के 4-5 मिनट्स के बाद अपर्णा बस एक आसपास देख रही थी कि ये क्या है। और उसी टाइम अपर्णा को महसूस हुआ कि जैसे उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वहां पे किसी ने कुछ किया। तो उस टाइम पे उसे वो सेंसेशन अच्छा तो लगा लेकिन अनकंफर्टेबल लगा। वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने एंग्री वे में, गुस्से में उसने मनीष को कहा कि आपने क्या किया, मुझे क्या किया आपने। बहुत गुस्सा आ गया उसको। और अभी तक भी मनीष और अपर्णा मिल तो रहे थे लेकिन एक दूसरे के टच से इतना कंफर्टेबल नहीं थे। अपर्णा इतना कंफर्टेबल नहीं थी इस तरह के टच से। तो उसने गुस्से में कहा आपने क्या किया मुझे। मनीष ने कहा, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और वो तो वैसे भी एक डिस्टेंस पे ही था, अपर्णा के पास नहीं था, थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। उसने दोनों हाथ ऊपर किए और उसने कहा जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये सुनते ही अपर्णा एकदम शांत हो गई और उसका मन थोड़ा अजीब हो गया। उसने कहा मुझे वापस जाना है। तो ठीक है, मनीष उसी टाइम उसे बॉडी में वापस ले आया। अब यहां से जो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस शुरू होता है वो आप सुनिए। अपर्णा को बहुत हाई सेक्सुअल अर्जेस होने लग गई। ये सेक्सुअल अर्जेस एकदम नए फॉर्म में थी, जिसमें कि अगर वो किसी से भी इंटीमेट हो जाए या अपने स्पाउस से हो तो वो सैटिस्फाई नहीं हो सकती थी। कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो सैटिस्फाई हो सके।
मतलब उसकी जो ये सेक्सुअल अर्ज हुई बहुत ज्यादा चूजी थी ये, और इतनी हाई उसने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी। एट द सेम टाइम अगर वो ये सोचती कि अगर मैं अपनी बॉडी को खुद से रिलीज करूं तो उसमें भी शांति नहीं, मतलब करना तो दूर की बात, एकदम एक ऐसी कुछ पावर थी उसको अंदर से फील हो रही थी कि वो बिल्कुल डिनाई कर रही है कि जो चीज अपर्णा कर रही है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, वो बिल्कुल एक अंदर से डिनायल आ रहा है कि मुझे नहीं करना। और एट द सेम टाइम ये एनर्जी इतनी हाई थी, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, बस वो फील करती जा रही थी। और ये कंटिन्यूस एनर्जी जो लगातार उसे फील हो रही थी, ये शांत होने का नाम नहीं ले रही थी ये एनर्जी। अब अपर्णा का वो पूरी रात निकल गई, पूरी रात उससे ये अर्जेस आते रहे। ड्रीम्स में उसे मतलब सेक्स रिगार्डिंग ही सीन्स उसको दिखते रहे, किसी और के, या कोई समझता है ना आप, उसी तरह के सीन अपर्णा को दिख रहे थे। तो वो बहुत डिस्टर्ब सी उसकी स्लीप थी। उसने धीरे धीरे इस सेक्सुअल अर्ज के आगे उसने अपनी हार मान ली, उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि बिल्कुल एक रात और अगला आधा दिन उसमें ही अपर्णा की हालत बहुत खराब हो गई थी कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसने सरेंडर कर दिया और तब उसे इंटरनली अपने आप से लगा, उसकी जो गट फीलिंग है उससे ही उसे लगा कि ये मनीष को ही पाना चाहती है, मनीष के साथ ही होना चाहती है। उसे समझ में आया कि ये जो सेक्सुअल अर्ज उसने महसूस की थी, ये उसकी बॉडी की डिजायर नहीं थी, ये उसकी सोल की डिजायर थी, जो मनीष के लिए पता नहीं कब से एक होने के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें बहुत अजीब बिल्कुल है, लेकिन ऐसा है। सोल की भी अपनी सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, शक्ति की भी सेक्सुअल अर्ज होती है शिवा से मिलने की। शिव और शक्ति भी इसी तरीके से ही एक होते हैं। अगर ये अर्ज ना हो तो वो एक कैसे होंगे? ये वाली अर्ज उसकी सोल लेवल की थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं मान गई, और उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं अपने आप को मनीष के लिए सेक्सुअली ओपन करती हूँ। ये अफर्मेशन उसने बोली और बार बार अपने आप को ही बोली। और इस सेक्सुअल अर्ज का जो टाइमिंग चल रहा था, इसमें वो मनीष से जुड़ भी नहीं पा रही थी। उससे लग रहा था कि वो मनीष से दूर हो गई है, तो इस बात की भी बहुत बेचैनी उसको थी। उसने सरेंडर किया, उसने बार बार अपने ही आप को, अपने ही अंदर की सोल को ये अफर्मेशन दिया कि ठीक है, मैं ओपन हूं, आई एम फाइन। अब जब ये बोला उसने, तो धीरे धीरे ये अर्ज जो है, इसने परेशान करना बंद कर दिया। अर्ज तो थी, लेकिन इसने परेशान करना बंद किया। और उसने, अपर्णा ने अब नेक्स्ट मेडिटेशन का वेट किया कि जैसे ही वो फ्री होती है तो नेक्स्ट मेडिटेशन में बैठ के वो मनीष से इस बारे में कहेगी। मनीष तो वैसे भी उसकी एनर्जी फील्ड में ही रहता था हमेशा, बस वो इतने टाइम से चुप था। वो मेडिटेट कर पाई और उसने बस ये कहा कि मैं तैयार हूं। और उसने क्या किया कि जो एकदम लूज कपड़े होते हैं वो उसने पहन लिए कि कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। एनर्जेटिक मर्ज अगर होना है तो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो ये उसने इंश्योर किया कि वो एक बहुत लूज कपड़े पहन के मेडिटेट करे। और जब ये 1 घंटा उसने मेडिटेट किया
और एस्ट्रल प्लेन में वो गई। तो एस्ट्रल प्लेन में इधर उधर जा जाके वो मनीष को महसूस तो कर पा रही थी लेकिन देख नहीं पा रही थी। तो उसे बहुत अजीब लग रहा था ये कि ये क्या हुआ, ये तो उसने पहले एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। और वो इंतजार कर रही थी कि उसकी बॉडी में कुछ होगा, कुछ उसको सेक्सुअल सेंस आएगा या सेक्सुअल कोई एक्टिविटी उससे होगी, पर ये हुआ ही नहीं। ऊपर से इस ड्यूरेशन में जो प्रेजेंस का एहसास उसे था वो भी चला गया। उस प्रेजेंस के चले जाने का मतलब है कि मनीष वहां था ही नहीं। उसने मेडिटेशन से बाहर आई, उसने वापस सेल्फ एनालिसिस किया कि अब जब मैं हाँ कर रही हूं तो फिर क्या हुआ है, फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं मिल पा रही और आप क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। और बस तब इस सवाल में, इन मोमेंट्स में एक पॉज सा लग गया, जहां पे ना तो अपर्णा को कुछ इंसाइट आई और ना ही वो खुद कहीं जा पाई, ना ही उसने कोई जजमेंट के स्टैंप लगाए इस बात पे। उसने छोड़ दिया। 1-2 दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग जो होता है, अराउंड 4-4:30 अपर्णा सो रही थी और उसकी आंख खुल गई। और उस वक्त उसको मनीष के प्रेजेंस का एहसास हुआ अपने आसपास और उसने कहा, आ गए आप? मैं तो कब से ही तैयार हूं। लेकिन उस वक्त मनीष ने अपनी एनर्जी से उसकी कॉन्शियसनेस को बंद कर दिया, ऑलमोस्ट ऐसे कि उसको कोई थॉट नहीं आए। इस तरह से सोल की सेक्सुअल अर्ज काफी ज्यादा लेवल पे होती है, उसको एक साथ सब कुछ चाहिए होता है, इतनी हाई होती है कि एक साथ ही उसकी पूरी एनर्जी बॉडी एम्ब्रेस होनी चाहिए, इतनी ज्यादा हाई अर्ज होती है। तो उस वक्त मनीष ने अपर्णा की कॉन्शियसनेस का होल्ड अच्छे से ले लिया और अपर्णा को ऐसा फील हुआ कि मनीष का जो फॉरहेड है उसके फॉरहेड से टच हुआ। और ये एहसास एकदम ऐसा था कि जैसे कोई दो लवर्स इंटीमेट होते हैं तो फोर प्ले जैसे करते हैं, तो ये वैसा टच था। और इस टच से धीरे धीरे उसका जो कॉन्शियस माइंड था वो तो बंद हो ही गया, उसकी जो डिजायर उठ रही थी वो भी बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, जैसे किसी ने उसको सप्रेस कर दिया हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये दोनों एनर्जीज, अपर्णा का हार्ट और उसका माइंड, अगर बीच में अपनी इच्छा जताते, जैसे होता है ना कि सेक्सुअल एक्टिविटी में भी अलग अलग तरह की इच्छाएं होती है, अगर उसमें ये जताती या वो उसको थॉट्स आते तो ये प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकता था। अब क्योंकि अपर्णा ने पूरी तरह से अपने आप को ओपन कर दिया तो मनीष उस पर पूरी तरह से होल्ड ले पाया। इसी फॉरहेड टू फॉरहेड टच से ही उसका ये पार्ट एकदम शांत हो गया। धीरे धीरे उसके जो अपर्णा के जो शोल्डर्स हैं वो उस पे हीलिंग आने लग गई। एक हीलिंग ऐसे कि बिल्कुल वार्मथ जैसे होती है, जो उसे हैंड में और फीट्स में फील हुई थी, वैसी वार्मथ उसको आने लग गई। और ये बिल्कुल ऐसा था कि किया कुछ नहीं है, जस्ट टच था वो, सिर्फ टच था वो, कि एक की एनर्जी दूसरे को टच कर रही है, या जैसे सिर्फ एक की ऊपर की सिर्फ जो स्किन होती है वो टच कर रही है, सिर्फ माइनर सा टच था ये। और यहां से धीरे धीरे अपर्णा को महसूस हुआ कि उसका जो रूट चक्र है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर है, वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे उसे वहां पे सेंसेशन हो रहा है। तो वो कॉन्शियस थी, सब कुछ महसूस कर रही थी,
लेकिन शांत भी थी, बिल्कुल ऐसे कि उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कंप्लीट सरेंडर स्टेट में थी और वो बस ये सब कुछ महसूस कर रही थी। ये एहसास कोई ऐसे नहीं था कि बिल्कुल 200-300% ब्लिसफुल चला जाए, नहीं, ये बहुत नया था और ऐसा भी था कि करना ही था, अपर्णा के पास ऑप्शन नहीं था। ये रूट चक्रा में उसे धीरे धीरे कुछ वाइब्रेशन से फील होने लग गए और धीरे धीरे ये जो वाइब्रेशन उसे रूट चक्र में हो रहा था ये ऊपर की तरफ उठने लग गया। धीरे धीरे ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर, धीरे धीरे ये वहां उठने लग गया और तब फाइनली उसको ये महसूस हुआ कि एज इफ कुछ समथिंग इज ट्राइंग टू गेट इन, उसके अंदर कुछ आ रहा है और प्रॉपर जैसे फिर सेक्स में फील होता है, ये उसको महसूस हुआ। पर ये ऐसा नहीं था कि अपर्णा को रिलीज हो या कुछ वैसी वाली एक्सपीरियंस हो जो यहाँ अर्थ पे होती है, जब दो जने इस तरह इंटीमेट होते हैं तो रिलीज जैसे होता है। ये वैसा एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी। उसको ये महसूस हुआ कि हाँ कुछ है, पर अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था, पेनफुल भी बिल्कुल नहीं था। एंड इट हैपेंड, ये हुआ और धीरे धीरे ये अपनी जो ऊपर आने की जो उसकी एरिया है, उसके अपर्णा के अंदर जो उसकी एनर्जी बॉडी में अंदर का एरिया, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था और बस ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा ही ऊपर बढ़ा एंड विद इन 3 to 4 मिनट्स ये शांत हो गया। अपर्णा को एक सेटिस्फैक्शन फिर से हुआ कि चलो ये चीज हो गई। तो एक होता है ना कि जब दो लवर्स पहली बार इंटीमेट होते हैं तो होने के बाद वो बहुत क्लोज महसूस करते हैं और एक खुशी सी भी होती है, एक ग्लो सा आता है। तो अपर्णा की अंडरस्टैंडिंग यही थी, लेकिन इनमें से अपर्णा को कुछ नहीं हो रहा था। वो जबरदस्ती कोशिश कर रही थी कि इसके होने के बाद मैं खुश हूं, लेकिन ऐसी रत्ती भर भी फीलिंग उसको नहीं थी। एक सेटिस्फैक्शन था उसको, क्योंकि इस टाइम उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि ये सोल लेवल पे इंटीमेसी थी, बॉडी लेवल पे नहीं थी। तो उसे खुशी नहीं हो रही थी। उसने कहा यार बड़ा अजीब है, मुझे तो खुशी नहीं हो रही, पर जबरदस्ती कोशिश करी थी कि चलो ठीक है। आप मानेंगे नहीं इस बात को, ये जो इंसिडेंट अपर्णा की लाइफ में हुआ, इस एक इंसिडेंट ने और इस 3-4 मिनटों के एक साथ होने पे, मनीष और अपर्णा के साथ होने पे क्या हुआ आप सोच नहीं सकते। इस इंसिडेंट से अपर्णा की कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई थी। उसकी कुंडलिनी जो इतने वक्त से सोई हुई थी, वो शक्ति उसमें जागृत हो गई थी। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इसमें जो मैंने आपको बताया है इस पे सेल्फ एनालिसिस आप जरूर कीजिए और इंतजार करिए अगली स्टोरी का।